हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमने लास्ट लेक्चर में राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार को पढ़ा था, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट का दूसरा वर्ग, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, जहां पर आप लोग आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक पढ़ेंगे। राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम ये एक बड़े आर्टिकल हैं जिनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद तो जितने भी आएंगे, जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, ये एक वीडियो में कवर हो जाएंगे। और आखिरी आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में अंतर, फंडामेंटल राइट पर या इमरजेंसी का फंडामेंटल राइट पर इंपैक्ट, वो एक वीडियो में हो जाएगा। यानी सबसे ज्यादा जो समझने वाले दो वर्ग हैं, एक है समानता का अधिकार और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। उम्मीद करता हूं कि 3 वीडियो जो हमने फंडामेंटल राइट पर पढ़े हैं वो समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। यानी हमें आज आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक पढ़ना है। और यहां पर आप लोगों को टोटल 5 आर्टिकल पढ़ने हैं, 19, 20, 21, 21A और 22। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक भी आपने 5 आर्टिकल पढ़े थे, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। और उससे पहले वीडियो में आप लोगों ने आर्टिकल 12, 13, 31A, B, C, 33, 34, 35 पढ़ लिया था। कल के लेक्चर में आप लोगों ने आर्टिकल 14 से 18 पढ़ा था। आज आप लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 19 से लेकर 22, जिसमें आर्टिकल 19 इन सारे आर्टिकल में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और उसके बाद आर्टिकल 21। आपको शायद याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट में गोल्डन ट्राइंगल किसे कहा जाता है, स्वर्णिम त्रिभुज किसे कहा जाता है, आर्टिकल 14, 19 और 21। इन 3 आर्टिकल को गोल्डन ट्राइंगल कहा जाता है। आर्टिकल 14 आप लोग पढ़ चुके हैं और आज आर्टिकल 19 भी पढ़ लेंगे और आर्टिकल 21 भी। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आर्टिकल 19 से। देखिए सबसे पहले कि आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक क्या बात की गई है, फ्रीडम, स्वतंत्रता। क्या मतलब होता है स्वतंत्रता का? अगर जब आप प्रियम्बल पढ़ते हैं तो प्रियम्बल में भी स्वतंत्रता शब्द लिखा है, लेकिन वहां पर अंग्रेजी में लिखा होता है लिबर्टी। स्वतंत्रता, आजादी, फ्रीडम, लिबर्टी क्या है ये? देखिए स्वतंत्रता का मतलब कि मैं जो करना चाहता हूं वो मुझे करने का पूरा अधिकार है। मेरे कार्यों पर, मेरे एक्शंस पर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, है स्वतंत्रता। लेकिन ऐसी स्वतंत्रता नकारात्मक कहलाती है। आप सोच के देखिए कि भारत के अंदर अगर सभी लोगों को ऐसी स्वतंत्रता मिल जाए कि उनके एक्शंस पर, उनके कार्यों पर कोई रोक टोक नहीं होगी, तो प्रत्येक शक्तिशाली वर्ग कमजोर वर्ग को दबा देगा। कोई रोक टोक है ही नहीं। अगर मान लीजिए कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और उस पर कोई रोक टोक ना हो, तो कोई किसी को कुछ भी कह देगा, देश के खिलाफ कुछ भी कह देगा, सरकार के खिलाफ कुछ कह देगा, जाति धर्म किसी के खिलाफ भी कुछ भी कह देगा, दूसरे देशों के खिलाफ। तो हमारे यहां प्रियम्बल में और फंडामेंटल राइट में पॉजिटिव लिबर्टी की बात की जाती है, सकारात्मक स्वतंत्रता की बात की जाती है। यानी ऐसी स्वतंत्रता जो आपको अवसर तो देती है, लेकिन ऐसी स्वतंत्रता जो आपको युक्ति युक्त निर्बंधनों के साथ मिलती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ मिलती है। अगर मैं कहूं कि किसी की स्वतंत्रता पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, तो उसे कहा जाता है नेगेटिव लिबर्टी, नकारात्मक स्वतंत्रता। और जब हम कहते हैं कि जब आपको स्वतंत्रता कुछ
युक्ति युक्त निर्बंधनों रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ मिलती है, उचित पाबंदियों के साथ मिलती है, तो उसे कहा जाता है सकारात्मक स्वतंत्रता, पॉजिटिव लिबर्टी। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन सिटीजन्स को पॉजिटिव लिबर्टी देता है, सकारात्मक स्वतंत्रता देता है। भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता तो है, लेकिन वह स्वतंत्रता कुछ उचित पाबंदियों, युक्ति युक्त निर्बंधनों के साथ मिलती है। हमारा ये जो वर्ग है आर्टिकल 19 से 22, ये प्रियम्बल में भी मेंशन है, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के 3 ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। और आप लोगों ने प्रियम्बल वाले टॉपिक में पढ़ा था कि 5 प्रकार की लिबर्टी है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। यहां पर जो आर्टिकल 19 से लेकर 22 है, यह विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। और प्रियम्बल में जो विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, उसका संबंध आर्टिकल 25 से 28 तक दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों से है। तो आपके फंडामेंटल राइट आपके प्रियम्बल में दिए गए ऑब्जेक्टिव्स के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक हैं, वो बताने की बात है। चलिए शुरुआत करते हैं आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के बारे में आपको 4 फैक्ट याद रखने हैं। फर्स्ट, आर्टिकल 19 को फाउंडेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस कहा जाता है, भारतीय लोकतांत्रिक शासन की नींव कहा जाता है। एग्जाम में सवाल आया कि किस मूल अधिकार को भारतीय लोकतांत्रिक शासन की नींव कहा जाता है। ऑप्शन है आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 32। कि कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जिसे इंडियन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की नींव यानी फाउंडेशन बोला जाता है, तो आर्टिकल 19 को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? देखिए, लोकतंत्र किसका है? लोगों का। अगर लोकतंत्र में लोगों को अपनी बात कहने की आजादी नहीं है, अभिव्यक्ति करने की आजादी नहीं है, तो फिर लोकतंत्र काहे का? तो इसलिए आर्टिकल 19 को लोकतांत्रिक शासन की नींव कहा जाता है। दूसरा, आर्टिकल 19 में दिया गया फंडामेंटल राइट केवल आपको स्टेट से प्रोटेक्शन अवेलेबल करवाता है, यानी आर्टिकल 19 के तहत राज्य इन 6 स्वतंत्रताओं को छीन नहीं सकता। तीसरा, आर्टिकल 19 में दिया गया फंडामेंटल राइट केवल इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है, यानी भारत के नागरिक ही आर्टिकल 19 का वायलेशन होने पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। भारत में रहने वाला अन्य कोई गैर नागरिक को यह फंडामेंटल राइट प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं करवाता। चौथा, आर्टिकल 19 में दिया गया फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट राइट नहीं है, यानी आर्टिकल 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, वो कुछ उचित पाबंदियों यानी युक्ति युक्त निर्बंधन, इंग्लिश में हम कहेंगे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ अवेलेबल है। परफेक्ट। पांचवा, युद्ध होता है, बाहर से आक्रमण होता है और प्रेसिडेंट आर्टिकल 352 डिक्लेयर होता है, तो आर्टिकल 19 में दी गई 6 फ्रीडम ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती है। बाकी और आगे पढ़ेंगे, लेकिन आर्टिकल 19 के बारे में ये 4-5 फैक्ट को आप लोग एग्जाम के पर्पस से ध्यान में रखेंगे। अब मैं आता हूं आर्टिकल 19 पर। देखिए, अंडर दिस आर्टिकल देयर आर 6 सेक्शन फ्रॉम 19(1) टू 19(6), यानी इस अनुच्छेद में 19(1) से लेकर 19(6) तक प्रावधान है। यानी आर्टिकल 19 में टोटल 6 प्रोविजन है। 15 में कितने थे? 6। 16 में कितने थे? 6। 17 में 1, 14 में 1, 18 में 4। तो आर्टिकल 19 में कितने प्रोविजन है? 6। 19(1), 2, 3, 4, 5, 6। और इसमें जो आर्टिकल 19 क्लॉज नंबर 1 है, यह सबसे मेन है। जब हम कहते हैं कि आर्टिकल 19 भारत के नागरिकों को 6 प्रकार की फ्रीडम अवेलेबल करवाता है, तो इसका मतलब आर्टिकल 19 क्लॉज नंबर 1 से होता है। 19(2) से लेकर 6 तक कोई फ्रीडम नहीं है,
उसमें बताए गए हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, युक्ति युक्त निर्बंधन। तो आर्टिकल 19 में कितने प्रोविजन हैं? 6 हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 6 नहीं थे, 7 थे, यानी मतलब 6 फ्रीडम जो थी वो 7 थी। 19 में प्रावधान 6 हैं, 19(1), 19(2), 3, 4, 5, 6। और 19(1) में क्या है? 6 प्रकार की फ्रीडम। पहले उसमें 7 प्रकार की फ्रीडम होती थी। आर्टिकल 19 से 2 से लेकर 6 तक क्या है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, यानी युक्ति युक्त निर्बंधन। आर्टिकल 19 क्लॉज नंबर 1 में क्या है? 6 फ्रीडम, पहले 7 होती थी, यानी पहले होता था 19 क्लॉज नंबर 1(f). देखिए इसका मतलब यह है कि 19 में कितने प्रावधान हैं? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और जो 19(1) है वो 6 फ्रीडम बताता है, पहले 7 थी। कैसे? 19(1) ब्रैकेट के अंदर A, B, C, D, E, F, G ऐसा, और उसमें जो F होता था वो हटा दिया गया 44 अमेंडमेंट के द्वारा। उसमें होता था राइट टू प्रॉपर्टी, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी 2 जगह फंडामेंटल राइट था, आर्टिकल 31 में और आर्टिकल 19 क्लॉज नंबर 1 और उसका सब क्लॉज F में। दोनों से 44 अमेंडमेंट के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आर्टिकल 19 क्लॉज नंबर 1, इसमें क्या है? 6 फ्रीडम है। पहले कितनी थी? 7 थी। अब कितनी है? 6 है। कौन सी नहीं है? F नहीं है, स्मॉल लेटर में F नहीं है। तो 19 क्लॉज नंबर 1 और उसका पहली स्वतंत्रता A, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारत के नागरिक को आर्टिकल 19 क्लॉज नंबर 1 पहली फ्रीडम देता है भाषण की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट में कहा कि बहुत सारे अधिकार, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अंतर्निहित है। इसका मतलब क्या है? क्या सूचना का अधिकार फंडामेंटल राइट है? नहीं। राइट टू इंफॉर्मेशन इज ए लीगल राइट, वह एक कानूनी अधिकार है जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 से मिलता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू इंफॉर्मेशन भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अंतर्निहित है। इसका मतलब जब आर्टिकल 19(1)(a) का इंटरप्रिटेशन होगा, व्याख्या होगी, तो हम सूचना के अधिकार को इसके साथ जोड़कर एलोबरेट या व्याख्या करेंगे। दूसरा, फ्रीडम ऑफ प्रेस, हमारी मीडिया की स्वतंत्रता भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है। मौन रहने का अधिकार, अगर मुझे बोलने का अधिकार है तो मुझे चुप रहने का अधिकार भी है, यह भी इसमें अंतर्निहित है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, हमारा जो नेशनल फ्लैग है, बोलने का मतलब केवल यह नहीं होता कि हम बोल रहे हैं, लिखना भी एक प्रकार की अभिव्यक्ति है, बोलना भी एक प्रकार की अभिव्यक्ति है, आंखों से जो बातें की जाती हैं वो भी एक प्रकार की अभिव्यक्ति है। और उसी प्रकार भारत के तिरंगे को फहराना, यह भी हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। प्रदर्शन, विरोध करने का अधिकार भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। लेकिन हड़ताल का अधिकार कानूनी अधिकार हो सकता है, इस अधिकार का हिस्सा नहीं है। ये जितने लिखे गए हैं ये फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर आप कहें कि ये फंडामेंटल राइट है, बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये आर्टिकल 19 में दी गई पहली फ्रीडम में अंतर्निहित है। जैसे मौन रहने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के एक केस में सामने आया जिसका नाम था बिजॉय एम्यूनल बनाम केरल राज्य। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मुझे बोलने का अधिकार है तो किसी को चुप रहने का अधिकार भी है। टीके रंगाराजन बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में कहा कि बेशक आपको प्रदर्शन व विरोध करने का अधिकार आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है। वहीं प्रेस की स्वतंत्रता भी अभिव्यक्ति, मीडिया की फ्रीडम भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। पहली बार कहा गया सकल पेपर मिल्स के मामले में, फिर बृजभूषण वाद के मामले में, फिर इंडियन एक्सप्रेस वाद के मामले। इन सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया की स्वतंत्रता भी आर्टिकल 19 की पहली स्वतंत्रता में अंतर्निहित है।
लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मीडिया की स्वतंत्रता एक फंडामेंटल राइट है। आप ये नहीं कह सकते कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक फंडामेंटल राइट है। ये उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अंतर्निहित है, ये सुप्रीम कोर्ट कहना चाहता है। तो ये क्या था, आर्टिकल 19 क्लॉज नंबर 1 और उसकी पहली स्वतंत्रता यानी ए। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए 19 1B C D E और उसके बाद F नहीं है, क्या है, G, क्योंकि F में क्या था, संपत्ति का अधिकार। 44 अमेंडमेंट के द्वारा हमने 19 1 और उसका सब क्लॉज नंबर F उसको हमने हटा दिया। बी क्या कहता है, शांतिपूर्ण तरीके से वह हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव कमेटी बनाने का अधिकार। से पहले सहकारी समिति शब्द नहीं था, पहले केवल क्या था, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। 1907 अमेंडमेंट के द्वारा हमने इसमें कोऑपरेटिव कमेटी वर्ड को जोड़ा। डी क्या कहता है, भारत के राज्य क्षेत्र में, टेरिटरी ऑफ इंडिया में कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार। पांचवी स्वतंत्रता क्या कहती है, भारत में कहीं भी निवास करने का अधिकार। और छठी स्वतंत्रता क्या कहती है, वैसे देखा जाए तो सातवीं है, क्योंकि छठी कौन सी थी, संपत्ति का अधिकार F, वो हमने हटा दिया। इसे हम छठी मानते हैं कि कोई भी व्यापार, उपजीविका, व्यवसाय, प्रोफेशन, ट्रेड, कॉमर्स करने का अधिकार। और आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला टॉपिक पढ़ा है और उसमें आप लोगों ने पढ़ा था मेजर अमेंडमेंट और उसमें पढ़ा था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। वहां पर आपने पढ़ा था कि पहले संशोधन के द्वारा हमने 15(4) जोड़ा, 31A 31B जोड़ा। इसके अलावा आर्टिकल 19 में भी कुछ चेंज हुए थे। कहां हुए थे, आर्टिकल 19 क्लॉज नंबर 2 और आर्टिकल 19 क्लॉज नंबर 6 में। एक बार उसको देखिएगा वीडियो को, नोट्स को, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे इंटरलिंक करना है। चलिए अब आते हैं आर्टिकल 19(2) पर। 1 हो गया है, एक में क्या था, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। 2 से लेकर 6 में क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, पाबंदियां, किस पर, जो हमारी 6 स्वतंत्रताएं हैं उन पर। 19(1) क्या कहता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उस पर जो पाबंदियां हैं वो कहां दी गई हैं, 19(2) में। कौन कौन सी, भारत की संप्रभुता व अखंडता। अब यहां पर देखिए कि सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी वर्ड आपको यहां नजर आ रहा है। प्रियम्बल में भी है सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी, फंडामेंटल ड्यूटी में भी है सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी, आपके फंडामेंटल राइट में भी है सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी। और जब आप थर्ड शेड्यूल को पढ़ते हैं, अलग अलग लोगों की शपथ, ओथ को, फॉर्मेट को पढ़ते हैं, वहां पर भी आपको मिलेगा सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी। तो ये आपको याद रखना है। राज्य की सुरक्षा, न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मानहानि, पब्लिक ऑर्डर, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, शिष्टाचार व सदाचार और अपराध उद्दीपन। ये क्या है, ये है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। किस पर लगी है, इस पर लगी हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगने वाली पाबंदियां। क्या ये हमेशा लगी रहती हैं, ऐसा नहीं है, सरकार लगा सकती है। राज्य इन आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ये 9 पाबंदियां लगा सकता है। पहले 6 थी, पहले अमेंडमेंट के द्वारा हमने 3 नई जोड़ी 19(2) में। पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, अपराध उद्दीपन, अपराध करने के लिए उत्तेजित करना, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगने वाली ये जो 3 पाबंदियां मैंने बोली, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा हमने आर्टिकल 19(2) में जोड़ी। अब आते हैं 19 क्लॉज नंबर 3। ये क्या बताता है, दूसरी स्वतंत्रता पर लगने वाली पाबंदी। दूसरी स्वतंत्रता क्या है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से हथियारों के बिना इकट्ठे हो सकते हैं। उस पर लगने वाला रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहां है, 19(3) में। सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यहां पर भी है संप्रभुता और अखंडता और लोक व्यवस्था। आप शांतिपूर्ण तरीकों से बिना हथियारों के इकट्ठे हो सकते हैं। अगर राज्य को लगता है कि अगर आप इकट्ठे होते हैं उससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है,
भारत की सॉवरिटी इंटीग्रिटी पर आंच आ सकती है तो वो रोक लगा सकती है, लगाएगी ऐसा जरूरी नहीं है। 19(4) बोलता है तीसरी स्वतंत्रता पर लगने वाली पाबंदी। तीसरी स्वतंत्रता क्या है? आप संगम बना सकते हैं, आप संघ बना सकते हैं, आप कोऑपरेटिव कमेटी सहकारी समिति बना सकते हैं, और उस पर लगने वाले रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहां है? 19(4) आपका संगम, संघ या समिति, संगठन सदाचार के अनुकूल होना चाहिए, मॉरलिटी के अनुकूल। इससे लोक व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए, इससे देश की संप्रभुता और अखंडता को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। आप ग्रुप बना सकते हैं, आप यूनियन, एसोसिएशन, कोऑपरेटिव कमेटी बना सकते हैं, ये आपका राइट है। लेकिन अगर आपका कोई भी एसोसिएशन, संगठन मॉरलिटी के अगेंस्ट है, राष्ट्र की इंटीग्रिटी और सॉवरिटी के अगेंस्ट है, पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट है, तो आपके उस एसोसिएशन, यूनियन या कोऑपरेटिव कमेटी पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। 19(5) क्या कहता है? 19(5) में जो रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं वो 2 पर है, डी पर भी और ई पर भी। यानी आपको भारत में घूमने फिरने का अधिकार है, भारत में कहीं भी निवास करने का अधिकार है। इन दोनों स्वतंत्रताओं पर लगने वाला रिस्ट्रिक्शन 19(5) में है। क्या? साधारण जनता के हित में आपके घूमने फिरने या निवास करने पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, और एसटी के हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपके घूमने फिरने या फिर निवास करने पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। 19(6) क्या कहता है? 19(6) आखिरी स्वतंत्रता पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। आपको कोई भी व्यापार, व्यवसाय, वृत्ति, उपजीविका अपनाने का अधिकार है, लेकिन साधारण जनता के हित में किसी व्यापार के लिए जो तकनीकी अहर्ताएं हैं या फिर अनैतिक कार्य, ये जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है या इमोरल एक्ट है, ये रिस्ट्रिक्शन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा हमने 19(6) में जोड़ा। यानी आपको व्यापार करने का अधिकार है। मान लीजिए कि आप कोई केमिकल इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, उस केमिकल इंडस्ट्री खोलने के लिए आपके पास केमिकल की डिग्री होनी चाहिए। अब वो नहीं है, और आप बोलें कि सर मुझे केमिकल इंडस्ट्री खोलनी है और आर्टिकल 19 मुझे फ्रीडम देता है कि मैं कोई भी व्यापार कर सकता हूं। ऐसा नहीं है। आपकी उस अब स्वतंत्रता पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है जो उसकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है। आप बोले सर मुझे डॉक्टर बनना है, मैं इलाज करूंगा, लेकिन आपके पास डॉक्टरी की डिग्री नहीं है। यानी जिस पेशे, व्यवसाय, व्यापार के लिए जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए, अगर वो नहीं है तो ऐसा व्यापार करने का अधिकार आपको नहीं है। और आपका कोई भी व्यापार इमोरल नहीं होना चाहिए, अनैतिक नहीं होना चाहिए। अगर है तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। यह है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में कितने प्रोविजन है? 6। पहले प्रोविजन में 6 फ्रीडम है, और 2 से 6 में क्या है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। किसने लगाए हैं? संविधान में। क्या इसमें नए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जोड़े जा सकते हैं? हां। कौन जोड़ेगा? संसद। क्या वो रिस्ट्रिक्शन का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? हां। और ये आपने पढ़ा था फंडामेंटल राइट के पहले लेक्चर में, इंट्रोडक्शन के अंदर। चलिए अब आते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 और 21 के बारे में 2 चीजें जो आप जानते हैं कि आर्टिकल 20 और 21 में दिया गया फंडामेंटल राइट कभी भी इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं हो सकता। क्या रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं? जी हां, लेकिन फंडामेंटल राइट 20 और 21 इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं हो सकता। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हो सकता था, लेकिन 44 अमेंडमेंट के द्वारा कहा गया कि 20 और 21 आपातकाल में छीना नहीं जाएगा, सस्पेंड नहीं होगा। 20 क्या कहता है? देखिए 20 में टोटल 3 प्रावधान है। आर्टिकल 20 में कहा गया है अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ये स्टेट के विरुद्ध आपको मिलता है कि स्टेट किसी भी व्यक्ति को मनमाने तरीके से सजा ना दे सके, अपनी खुंदस ना निकाल सके, पुलिस वाला किसी को जबरदस्ती जेल में बंद कर पिटाई ना कर सके। तो आर्टिकल 20 भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को मिलता है, और यह राज्य की तानाशाही पर प्रतिबंध लगाने का काम करता है। आर्टिकल 20 में 3 प्रावधान है। पहला है भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉस। दूसरा है 20(2) दोहरे दंड से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल पनिशमेंट। और तीसरा है 20(3)
प्रोटेक्शन फ्रॉम टेस्टिफाइंग अगेंस्ट वन सेल्फ, अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। समझते हैं तीनों क्या है। देखिए, मान लेते हैं कि आज 18 साल का कोई व्यक्ति है, 18 साल का कोई बच्चा है और वो चोरी करता है। 18 साल का कोई बच्चा है, वो चोरी करता है और हमारे यहां कानून है कि अगर वो 18 साल से छोटा बच्चा है, वो चोरी करता है तो उसको सजा नहीं मिलेगी। मान लेते हैं, जैसे मैथ में होता ना कि मान लेते हैं, तो वैसे पॉलिटी में, कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप मान लीजिए, ठीक है। मान लेते हैं कि 18 साल का कोई बच्चा है या उससे छोटा है और अगर वो चोरी करता है तो उसे सजा नहीं मिलेगी, अपराध नहीं माना जाए। ये लॉ है, मान लेते हैं। मान लीजिए कि पार्लियामेंट ने लॉ बनाया और ये कहा कि अगर 18 साल से छोटा बच्चा भी चोरी करेगा तो उसको भी 1 दिन की सजा होगी। लॉ बनाया आज, चोरी हुई मान लीजिए कि 10 दिन पहले। क्या उस कानून को, उस क्रिमिनल कानून को हम 10 दिन पहले से लागू करके उस व्यक्ति को, उस बच्चे को सजा दे सकते हैं? नहीं। यानी कोई भी आपराधिक कानून बैक डेट से लागू कर पिछली तारीख से लागू कर किसी को आप सजा नहीं दे सकते। आपराधिक कानून जिस दिन बना है उसी दिन से लागू होगा या भविष्य की तारीख से लागू होगा। कोई भी आपराधिक कानून बैक डेट से लागू नहीं होता। सिविल कानून बैक डेट से लागू हो सकते हैं, लेकिन आपराधिक कानून कभी भी बैक डेट से लागू नहीं होगा और किसी को भी ऐसे अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता जिस समय उसने जो अपराध किया, अगर वो अपराध ही नहीं है। कानून आज बना है, सजा उस अपराध की उस समय मिलती है जब वो उसे अपराध माना जाए। तो कोई भी क्रिमिनल कानून बैक डेट से लागू कर किसी को सजा नहीं हो सकती। दिल्ली में जब निर्भया मामला हुआ था, उसमें जो सबसे बड़ा दोषी था वो 18 साल से कम उम्र का था। उस समय बहस चल रही थी कि पार्लियामेंट कानून बनाए और उस 18 साल के बच्चे को दंड दे, फांसी दे। पार्लियामेंट कानून बना सकती है लेकिन दंड नहीं दे सकती, क्योंकि आपराधिक कानून बैक डेट से लागू नहीं होते। जिस समय जब क्राइम होता है उस समय के कानून के अनुसार ही सजा होती है। कोई भी कानून बैक डेट से लागू कर दंड नहीं दिया जा सकता। दूसरा, दोहरे दंड से संरक्षण। एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। अगर किसी व्यक्ति ने कानून की एक ही धारा के तहत अपराध किया है, 4 जगह किया है, तो एक ही सजा होगी। एक व्यक्ति ने आज 4 घरों में चोरी की तो 4 अलग अलग सजा नहीं होंगी, एक ही सजा होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक घर में चोरी की, दूसरे घर में चोरी के साथ मारपीट भी की, मर्डर भी किया, तो ये अलग अलग सेक्शन हो गए धाराओं के, तब अलग अलग सजा होगी। लेकिन एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। तीसरा, किसी को भी अपने ही विरुद्ध गवाही देने के संरक्षण है, यानी आपको मारपीट कर जबरदस्ती अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण दिया गया है। हम लोग कई बार मूवीज या वेब सीरीज में देखते हैं लाई डिटेक्टर टेस्ट, नार्को एनालिसिस, जीन का टेस्ट कि अपराध इसने किया है कि नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहा। ये सारे टेस्ट कोर्ट की परमिशन से होते हैं। एक मूवी आई थी दृश्यम, वहां पर लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है, तो वो कैसे हो सकता है? लाई डिटेक्टर टेस्ट हमेशा कोर्ट की परमिशन से हो सकता है कि वो सच बोल रहा है या झूठ। इस कारण दृश्यम मूवी में वो टेस्ट नहीं हो पाया। तो ये 3 अधिकार आर्टिकल 20 देता है। अब यहां पे देखिएगा, केदारनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 20(1) में दिया गया प्रोटेक्शन केवल क्रिमिनल लॉज पर होता है, सिविल लॉज पर नहीं होता। यानी सिविल लॉज, सिविल मामले ये बैक डेट से भी लागू हो सकते हैं, आपराधिक मामले नहीं हो सकते। जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यवाही होती है, वहां पर आपको 2 बार भी दंडित किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि आपने 2 जगह घूस खाई, करप्शन किया, तो दोनों की अलग अलग सजा मिलेगी। वहां पर ऐसा नहीं है कि मैंने घूस 1-2 जगह खाई है तो एक ही सजा मिलेगी। उसके लिए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी या फिर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यवाही के खिलाफ 2 बार दंडित किया जा सकता है। सेल्वी बनाम कर्नाटक मामले में कहा कि ब्रेन मैपिंग, नार्को एनालिसिस, लाई डिटेक्टर टेस्ट, ये सब प्रतिबंध हैं। ये जो भी होंगे ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट के परमिशन से ही हो सकते हैं। यानी
आपको अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, और ये सारे टेस्ट कोर्ट की परमिशन से ही होते हैं। तो ये कहता है आर्टिकल 20। अब आते हैं आर्टिकल 21, गोल्डन ट्रायंगल का तीसरा आर्टिकल और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 21। क्या कहा गया है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आसान भाषा में कहते हैं राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, जीने का अधिकार। आर्टिकल 21 में केवल इतना लिखा है, केवल इतना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को इतना खींचा है जिसकी कोई हद नहीं। शायद ही कोई ऐसा आर्टिकल हो जिसका सुप्रीम कोर्ट ने बाल की खाल उतारी। खूब खींचा है आर्टिकल 21 को। हमारे संविधान में ये 3 लाइन है आर्टिकल 21 में कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। केवल इतना लिखा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल को इतना ज्यादा बड़ा कर दिया कि आर्टिकल 21 के अंदर इतने सारे अधिकार अंतर्निहित कर दिए कि बच्चे परेशान हैं कि याद कैसे करें। ये आप लोग जानते हैं कि कैन नॉट बी सस्पेंडेड इन इमरजेंसी। अब यहां पर ये जो शब्द है द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कहां से ली है? जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन की विशेषता है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता है, लेकिन हमने ब्रिटेन से नहीं ली। कहां से ली है? जापान। अगर कहूं रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, तो ब्रिटेन से लिया है। लेकिन विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये ब्रिटेन की विशेषता है, लेकिन हमने ब्रिटेन से नहीं ली, जापान से ली। ये फैक्ट याद रखिएगा। चलिए, 2 अलग अलग शब्द हैं, इसको समझते हैं। एक शब्द है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और दूसरा है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि की सम्यक प्रक्रिया, जिसे हिंदी में यथोचित विधि प्रक्रिया कहते हैं। 3 अंतर हैं, पहले समझ लेते हैं फिर बात करते हैं। यह ब्रिटेन की अवधारणा है, यह अमेरिका की अवधारणा है। यह संसद की प्रभुसत्ता पर बल देती है, यह न्यायिक प्रभुसत्ता पर बल देती है। यह प्रक्रिया पर बल देती है, उद्देश्य पर नहीं। यह उद्देश्य और प्रक्रिया दोनों पर बल देती है। अब मैं समझाता हूं, ठीक है। मान लीजिए कि संसद ने एक कानून बनाया। उस कानून में यह कहा गया कि भारत का कोई भी नागरिक या भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति रात को 10 बजे के बाद इंटरनेट का उपयोग नहीं करेगा। पार्लियामेंट ने कानून बना दिया। अब जो युवा लोग हैं जो रात को 10 बजे के बाद ही एक्टिव होते हैं, बाकी दिन भर सोते हैं, रात को 10 बजे ही वो एक्टिव होते हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में PIL या रिट पिटीशन दाखिल की कि ये हमारी राइट टू फ्रीडम का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट अब उस पार्लियामेंट के कानून का रिव्यू कर रहा है, जांच कर रहा है। कौन सा कानून? कि 10 बजे के बाद इंटरनेट का यूज नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट उस कानून का रिव्यू कर रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट किसी कानून की जांच करता है तो क्या देखता है? अगर वो ये देख रहा है कि कानून को बनाते समय नियम प्रक्रियाओं का पालन हुआ या नहीं, तो इसका मतलब है कि वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर बल देता है। अगर वो ये देखता है कि चलो नियम प्रक्रियाओं तो ठीक है, क्या ये कानून का पर्पस ठीक है कि 10 बजे के बाद इंटरनेट का यूज नहीं होगा? क्या इस कानून का पर्पस, ऑब्जेक्टिव सही है कि नहीं? क्या ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन का या फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन कर रहा है? यानी इस कानून का पर्पस, ऑब्जेक्टिव सही है या गलत? तब उसे कहेंगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट दोनों करता है। हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट जब किसी लॉ का जुडिशियल रिव्यू करता है तो यह भी देखता है कि क्या कानून नियम प्रक्रियाओं के तहत बना है या नहीं, और यह भी देखता है कि क्या वो कानून संविधान का,
फंडामेंटल राइट का वायलेशन तो नहीं कर रहा, यानी कानून के उद्देश्य की जांच भी करता है। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। मामले का नाम था ए.के. गोपालन मामला। ए.के. गोपालन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हम किसी कानून का रिव्यू करेंगे, समीक्षा करेंगे, तो हम उसके पर्पस की जांच नहीं करेंगे, केवल और केवल उसकी प्रक्रिया की जांच करेंगे कि नियमों का पालन हुआ या नहीं। क्योंकि आर्टिकल 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ लिखा है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं लिखा। फिर एक मामला हुआ 1978 में। मामले का नाम था मेनका गांधी मामला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट बदल दिया। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम कानून के उद्देश्य को भी जांच करेंगे कि क्या कानून का पर्पस सही है या नहीं। प्रक्रियाएं, नियम तो ठीक है, हम यह भी देखेंगे कि कानून का ऑब्जेक्टिव सही है या नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम क्यों देखेंगे, क्योंकि बेशक आर्टिकल 21 में लिखा है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, लेकिन उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी विधि की सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत अंतर्निहित है। क्योंकि हमने ब्रिटेन से नहीं लिया, हमने जापान से लिया। ब्रिटेन में संसद के कानून की जांच न्यायालय केवल प्रक्रिया के आधार पर करती है, पर्पस के आधार पर नहीं करती। अमेरिका में दोनों आधार पर करती है। हमने कहां से लिया? जापान से। और सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी मामले में कहा कि बेशक आर्टिकल 21 में ये शब्द नहीं लिखे हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यथोचित विधि प्रक्रिया, लेकिन हम पर्पस की जांच भी करेंगे, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट संविधान और फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर है। और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 121 का मतलब केवल जीने का अधिकार नहीं है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, यानी प्रत्येक व्यक्ति डिग्निफाइड तरीके से, गरिमापूर्ण तरीके से जीवन जिए। तो यह मेनका गांधी मामला था। अब यहां पर जो पहला शब्द है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो विधि मतलब कानून, जो कानून है क्या वो प्रक्रियाओं के तहत बना है या नहीं। और विधि की सम्यक प्रक्रिया का मतलब है कि जो कानून बना है क्या वो उचित है या नहीं। प्रक्रिया नहीं, कानून का पर्पस भी देखता है, और हमारे यहां दोनों देखे जाते हैं। लेकिन आर्टिकल 21 में क्या लिखा है? केवल और केवल यह लिखा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 में कहा कि यह अंतर्निहित है, क्योंकि अपन ने जापान से लिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को इतना खींचा, इतना खींचा, इतना खींचा, बोला ये भी आर्टिकल 21 का हिस्सा है, ये भी आर्टिकल 21 का हिस्सा है। तो क्या ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट है? नहीं, ये आर्टिकल 21 में अंतर्निहित है, छिपे हुए हैं। यानी जब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 21 के आधार पर व्याख्या करता है, जजमेंट करता है, तो इनको आधार बनाकर करता है। जैसे एक मामला हुआ हुसैन हारा खातून, उसमें कहा फ्री लीगल एड और न्यायालय जल्दी सुनवाई करेगा, यह व्यक्ति की गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। एमसी मेहता में कहा कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का मतलब है कि आसपास का वातावरण भी स्वच्छ होना चाहिए। परमानंद कटारा में कहा कि जीवन जीने का अधिकार का मतलब, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार का मतलब फ्री में हेल्थ फैसिलिटी भी है। सुनील बत्रा के मामले में कहा राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट सॉलिटरी कॉन्फिनमेंट, यानी किसी व्यक्ति को अगर आप जेल में बंद करते हैं, कारावास में, और वहां पर लाइट नहीं है, अकेला बंद कर रहे हैं, जैसे होता है ना काल कोठरी में काला पाने की सजा, वो गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार के विरुद्ध है। यानी आप किसी एक व्यक्ति को अकेले कारावास में बंद नहीं कर सकते, यानी जहां पर उसके गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन होता। सतवंत सिंह मामले में कहा विदेश जाने का अधिकार भी भारत में घूमने फिरने का अधिकार 19 का हिस्सा है, लेकिन विदेश जाने का अधिकार आर्टिकल 21 का हिस्सा है, गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार। और मेनका गांधी मामले में कहा कि विदेश जीने का अधिकार विस्तारित है। बेसिकली सतवंत सिंह मामले में कहा गया था कि पासपोर्ट होना चाहिए मेरे पास। अगर मान लीजिए कि कोई मुझे पासपोर्ट नहीं दे रहा, तो वो मेरे गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन है। अगर आपसे पूछा जाए कि विदेश जाने का अधिकार, राइट टू गो अब्रोड, तो वो मेनका गांधी मामले में है। पासपोर्ट का अधिकार सतवंत सिंह मामले में। चमेली सिंह मामले में कहा कि गरिमापूर्ण जीवन में घर भी होना चाहिए।
विशाखा मामले में कहा कि वर्किंग प्लेस पर महिलाओं का शोषण नहीं होना चाहिए। हादिया मामले में कहा जीवन साथी चुनने का अधिकार। मान लीजिए कि दो लोग, लड़का लड़की आपस में पसंद करके शादी करना चाहते हैं, गांव के लोग मिलकर उनको मारना चाहते हैं, तो ये उनके जीवन जीने के अधिकार के विरुद्ध है। यानी आर्टिकल 21 में राइट टू चूज लाइफ पार्टनर एक फंडामेंटल राइट है, अंतर्निहित है। आप ये नहीं कह सकते कि जीवन साथी चुनने का अधिकार मूल अधिकार है। इसका मतलब है कि ये आर्टिकल 21 में अंतर्निहित है। इसके आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। पुट्टा स्वामी मामले में कहा राइट टू प्राइवेसी। मेनका गांधी मामले में कहा यथोचित विधि प्रक्रिया और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। उन्नी कृष्ण मामले में पहली बार कहा कि शिक्षा का अधिकार भी आर्टिकल 21 में अंतर्निहित है। और मोहिनी जैन मामले में शिक्षा के अधिकार को फंडामेंटल राइट बना दिया गया। आगे पी रत्नमवाद में कहा कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी है। ज्ञान सिंह कौर मामले में कहा कि नहीं भाई, जीने के अधिकार में मरने का अधिकार नहीं है। बच्चन सिंह मामले में कहा कि अगर किसी को फांसी की सजा दी जाती है तो वो आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं है, यानी मृत्यु दंड संवैधानिक है। अरुणा शानबाग मामले में कहा कि इच्छा मृत्यु का अधिकार है। इच्छा मृत्यु दो प्रकार की होती है, एक्टिव और पैसिव, सक्रिय और निष्क्रिय। आप होशो आवाज में सुसाइड नहीं कर सकते, इच्छा मृत्यु नहीं ले सकते। मान लीजिएगा आप बहुत लंबे समय से कोमा में हैं, डॉक्टर ने कहा है कि बचने की गुंजाइश नहीं है, ऐसी कंडीशन में आपको इच्छा मृत्यु का अधिकार है, यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार आर्टिकल 21 में अंतर्निहित है। किस मामले में आया? अरुणा शानबाग मामले में। चलिए आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 से राइट टू एजुकेशन की बात करता है। 86 अमेंडमेंट के द्वारा हमने आर्टिकल 21A को जोड़ा, जिसमें कहा है कि राज्य 6 साल से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों को, हर कैटेगरी, हर जाति, हर बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देगा। और इसके लिए क्या बनाएगा? कानून। और राज्य ने कानून कब बनाया? 2009 में। और यह लागू कब हुआ? 2010 में। अगर आपसे पूछा जाए कि राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट कब बनाया? 2002 में, 86 अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 21 है। लेकिन शिक्षा का अधिकार लागू कब हुआ? तो 2010 में, क्योंकि कानून कब बना? 2009 में, और वो लागू हुआ 2010 में। तो दोनों में अंतर है। चलिए आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। यहां पर ध्यान देने वाला शब्द है कुछ दशाओं में, हर दशा में अधिकार नहीं है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। आर्टिकल 22 में टोटल 7 प्रावधान है। 22 1 2 3 प्यूनिटिव डिटेंशन की बात करते हैं, और 22 4 से 7 प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करते हैं। देखिए, जब कोई अपराध करता है, अपराध करने के बाद गिरफ्तार करना सामान्य सी बात है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपराध किया नहीं है, अपराध कर सकता है, और वो अपराध ना करे इससे पहले गिरफ्तार कर लेना, उसको कहते हैं निवारक निरोध। अपराध करने के बाद गिरफ्तार करना पुनिटिव डिटेंशन, अपराध करने से पहले गिरफ्तार कर लेना प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब क्या है? देखिए, इसमें 7 प्रावधान है। 22 एक कहता है कि आपको कुछ मामलों में, सब मामलों में नहीं, क्योंकि आर्टिकल 22 की हेडिंग है कुछ दशाओं में, कुछ कंडीशन में आपको अपनी गिरफ्तारी को जानने का अधिकार है, अपनी पसंद का वकील करने का अधिकार है। 22 से 22(2) कहता है 24 घंटे के अंदर पुलिस ने पकड़ा है तो मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। छुट्टी है तो अलग बात है, बहुत दूर है तो अलग बात है। लेकिन अगर छुट्टी नहीं है, 24 घंटे के अंदर पहुंचा जा सकता है, तो आपको 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। तो 22 एक 2 अधिकार देता है गिरफ्तारी को जानने का, अपनी पसंद का वकील। 22(2) कहता है कि आपको 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है। हर मामले में नहीं होता, अपराध की नेचर पर तय करता है, क्योंकि कुछ अपराध संगीन अपराध होते हैं, कुछ असंगीन अपराध होते हैं, कुछ जमानती होते हैं, कुछ गैर जमानती होते हैं। 22(3) क्या कहता है? 22(3) कहता है कि जो ऊपर के 2 अधिकार हैं, ये वाले 2, ये 2 लोगों को नहीं मिलेंगे। पहला, अगर भारत ने किसी देश को शत्रु देश घोषित किया है और उसका व्यक्ति भारत में है, उसको गिरफ्तार कर लिया, तो उसको ये 2 अधिकार नहीं मिलेंगे। ना गिरफ्तारी को जानने का अधिकार है, ना वकील का, ना मैजिस्ट्रेट का। अगर भारत ने किसी देश को शत्रु देश घोषित किया है,
अभी भारत ने किसी भी देश को शत्रु देश घोषित नहीं किया। सामान्यतः तब घोषित किया जाता है जब युद्ध या बाहर से आक्रमण होता है। दूसरा, अगर किसी को नजरबंदी के तहत गिरफ्तार किया है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, किसी ने अपराध किया नहीं है, अपराध कर सकता है, उसके आधार पर गिरफ्तार किया है, उसको भी ये दो अधिकार नहीं बनेंगे। ये जो निवारक निरोध है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये सामान्य परिस्थितियों में लागू नहीं होता। ये कुछ कानून जब होते हैं तब लागू होता है, जैसे टाडा, पोटा, जैसे मुंबई में जब अटैक हुआ तब वहां पर टाडा कानून लागू था। जब इस प्रकार के कानून लागू होते हैं तभी प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध होता है, यानी अपराध किया नहीं है, कर सकते हैं, उसके आधार पर गिरफ्तार करना, उसको भी ये दो अधिकार नहीं मिलते। तो ये है 22(1)(2)(3)। 22(4) कहता है अगर किसी को निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार किया है, निवारक नजरबंदी, किसी ने अपराध किया नहीं है, अपराध कर सकता है, उसके आधार पर गिरफ्तार किया है, तो मैक्सिमम 3 महीने तक उसको बंद रखा जा सकता है जेल में। 44 अमेंडमेंट के द्वारा ये 3 महीने से कम कर 2 महीने करने की बात कही गई थी, प्रावधान भी था, लेकिन सरकार ने उस प्रोविजन को आज तक लागू नहीं किया। यानी अभी भी प्रिवेंटिव डिटेंशन 3 महीने का ही होता है मैक्सिमम। क्या 3 महीने से ज्यादा का हो सकता है? हाँ, हो सकता है, लेकिन उसके लिए बनाना पड़ेगा प्रिवेंटिव एडवाइजरी बोर्ड, निवारक सलाहकार बोर्ड। अगर ये, इसमें हाईकोर्ट के जज होते हैं, अगर ये परमिशन दे तो 3 माह से ज्यादा भी किसी को प्रिवेंट डिटेंशन में रख सकते हैं, गिरफ्तारी में रख सकते हैं। 22(5) कहता है निवारक नजरबंदी के आधार के बारे में सूचित करना। परिवार को बता सकते हैं कि आपका बंदा उठाया है, उनको सूचित किया जा सकता है, जिसको गिरफ्तार किया उसको नहीं बताना। नॉन सबमिशन ऑफ फैक्ट रिलेटिंग टू प्रिवेंटिव डिटेंशन इन पब्लिक इंटरेस्ट। अगर ऐसा लगता है सरकार को कि ये किसको गिरफ्तार किया है, इसकी सूचना मीडिया में नहीं देनी है, तो सरकार चाहे, राज्य चाहे, तो इन सूचनाओं को गोपनीय रख सकती है। और 22(7) क्या कहता है? 22(7) कहता है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी निवारक नजरबंदी के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है, केवल संसद के पास है। और ये जो 3 महीने की अवधि 44 अमेंडमेंट के द्वारा 3 से 2 महीने करने की बात कही गई थी, ये 22(7) के तहत ही संसद ने की थी। यानी निवारक नजरबंदी के तहत कानून बनाने का अधिकार संसद को है। तो ये है आर्टिकल 22 और उसके 7 प्रावधान। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 समझ में आया होगा, और कल इसी को कंटिन्यू करेंगे। आने वाले 2 लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल राइट को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।